डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 दिन के सेशेल्स के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आजादी की स्वर्ण जयंती समारोह पर होंगे मुख्य अतिथि। द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। भारत सेशेल्स के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी ने किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा, सेमीकंडक्टर आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है। भारत को सेमीकंडक्टर के हब के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। 2027 के लिए कांग्रेस ने बनाई अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति। एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम यूपी के नए कांग्रेस प्रभारी नियुक्त। पटियाला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आधुनिक खेल स्टेडियम का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मान ने की बड़ी घोषणा। 1 जुलाई से महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। सरपंचों को हर माह मिलेंगे 10,000 रुपए। वेनेजुएला में फिर लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल में 4.9 रही तीव्रता। राहत अभियान के लिए अमेरिका ने बढ़ाया सहयोग। वेनेजुएला में अंतर्राष्ट्रीय मदद तेज, राहत कार्य जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे हैं। सेशेल्स में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यहां वे देश के राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। सेशेल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले जीवित स्थलीय जीव जोनाथन से मिले। जोनाथन एल्डाब्रा जायंट कछुआ है। इसकी उम्र लगभग 194 वर्ष है। जोनाथन की सटीक उम्र की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार जोनाथन दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय स्पीशीज है। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों को आदान प्रदान करने के लिए वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रसभा को संबोधित करने और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत और सेशेल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसंबंधों पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशेल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता की पुष्टि करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। इससे पहले अप्रैल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने सेशेल्स समकक्ष बैरी फॉरे से मुलाकात की और विक्टोरिया को उसकी वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत सेशेल्स संबंधों को गतिशील और उत्कृष्ट बताते हुए सेशेल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रातीश ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा, समुद्री विज्ञान और संरक्षण और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले भारत और सेशेल्स के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों की घोषणा होने की उम्मीद है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सेमीकंडक्टर आज दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत का केंद्र बिंदु ये क्षेत्र बने। आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जो चीज़ हम दुनिया से आयात करते हैं वो हमारे यहाँ बने और हम उसे निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है।
इसी आक्रामक रणनीति, प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते कभी उत्तर प्रदेश के जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो, आत्मानुशासन हो, तो कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी का यशस्वी विजनरी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। ये क्षेत्र जिससे उत्तर प्रदेश के सामने कभी पहचान का संकट था, वो उत्तर प्रदेश अब पहचान का मोहताज नहीं है। सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने। और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारे दोनों मंत्रियों ने जो रुचि ली वो अद्भुत था। यानी अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय है कि जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने और उसको हम दुनिया को निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है और स्वयं आज यहां पर आए हैं। हम सबको आह्लादित कर रहा है क्षण। मैं सचमुच इसी आक्रामक रणनीति और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज अगर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए अगर एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रचे बसे वो संस्कार और मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि बिना मूल्य और आदर्श की राजनीति मौत का फंदा बन जाती है और ऐसी राजनीति देश व व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रहित, सुशासन और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी सोच के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर जनसंघ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की सीमाएं असुरक्षित थीं और आतंकवाद, नक्सलवाद व उग्रवाद देश के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने कश्मीर से आतंकवाद, पूर्वोत्तर से उग्रवाद और देश के अधिकांश हिस्सों से नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं ने देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना और मुफ्त राशन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का केंद्र अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। 1951 में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ हुई। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पटियाला के हल्का समाना के गांव फतेहपुर माजरी पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 12 करोड़ की लागत से बनने वाले अति आधुनिक खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से पंजाब की मां बहनों को 3000 रुपए दिए जाएंगे और वहीं पर 15 अगस्त से पंजाब के सभी गाँव के सरपंचों को भी 10,000 रुपए प्रति महीना खर्च दिया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में प्लांट की रजिस्ट्री को लेकर किए जाने वाली एनओसी पर भी बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। ग्राउंड बन रहे ने ਅੱਜ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾयत ने 9 किले ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ बहुत शानदार स्टेडियम। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी, जिसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में इसके लिए अधिकार दिया है। साव ने कहा कि कांग्रेस हर बात पर भ्रम फैलाती है। यूसीसी से आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की बार बार हार से नेताओं की बीपी बढ़ी हुई है, जबकि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। देश के 80% भूभाग में भाजपा एनडीए की सरकार है, ऐसा साव ने कहा। एल्डरमैन नियुक्ति पर उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत रायपुर और सरगुजा संभाग के सभी नगरीय निकायों में नियुक्ति की गई है। शेष संभागों में भी जल्द नियुक्ति होगी। समान नागरिक संहिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी विभिन्न वर्गों से, समाज के लोगों से सलाह सुझाव आमंत्रित करेगी और उन सब बातों पर विचार करके अपना प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर सरकार उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी। देश के 3 राज्यों में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है और उसका पूरे राज्य में स्वागत हुआ है और आज की आवश्यकता है। और यूसीसी के लिए देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की महती आवश्यकता है और जैसा रिपोर्ट आएगा उस पर सरकार त्वरित रूप से। अगली खबर, बीजेपी के नए प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने सपा पर हमला बोलते हुए 2027 में फिर से यूपी में कमल खिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर की राजनीति करने की आदत है। जनता सपा कांग्रेस को नकार चुकी है और 2017 की तरह 2027 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएगी। बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर फिर इतिहास दोहराएगी। तो आपके माध्यम से मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने मुझे इस वक्त समझा है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और जो हमारा प्रदेश नेतृत्व या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे चुने हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी संगठन में चाहे महामंत्री हों, उपाध्यक्ष हों, मंत्री हों, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सतही स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनको अपने अपने क्षेत्र का ठीक से ध्यान है कि सामाजिक दृष्टि से हमें काम क्या करना है, पार्टी की दृष्टि से हमें काम क्या करना है, या हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। संगठन को नया आधार देने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे की जगह दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। अविनाश पांडे की जगह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रभारी बनने वाले राजेंद्र पाल गौतम वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
इससे पहले वो दिल्ली की आप सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अनुसूचित जाति का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे थे। माना जा रहा है कि ये बदलाव सीधे तौर पर यूपी में अनुसूचित जाति, पिछड़े और सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। लंबे समय से यूपी में संगठनात्मक कमजोरी और जनाधार खोने की चुनौती से जूझ रही कांग्रेस अब राजेंद्र पाल गौतम के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को धार देकर संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाना चाहती है। हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया के साथ अचानक लखनऊ में मायावती के आवास पहुंचे थे। हालांकि बसपा सुप्रीमो के मिलने से इनकार करने पर उन्हें वहां से बैरंग लौटना पड़ा था। हमारे पूर्व के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम जी को अगर बनाया गया, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी की जो सोच होती है बदलती रहती है। किस व्यक्ति का उपयोग कहाँ लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये पार्टी नेतृत्व तो जानता है। इसी के तहत गौतम साहब को यहाँ का बना दिया और हो सकता है अविनाश पांडे जी को कहीं और का बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि इधर की उधर की बातें हों। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। भाई गौतम साहब का फ़ायदा अगर हमें उत्तर प्रदेश में मिल सकता है तो क्यों ना लिया जाए। पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का, अपने नेता का उपयोग करना चाहता है। मैं इसे फ़ायदा शब्द भी नहीं कहूँगा, उपयोग करना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि गौतम साहब यूपी में शायद एक कोई अलग तरीके से कांग्रेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और इनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस एक अच्छा रिजल्ट लाएगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राम मंदिर में महाडकैती हुई है। भगवान राम के आभूषण, हार, पादुका, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और करोड़ों अरबों का कैश चोरी हो गया है। इसमें बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं खुद आहत होकर दर्शन करने आया हूं। जिन पर चोरी का आरोप है, कार्रवाई भी उन्हीं को करनी है, इसीलिए वो खुद को बचा रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि फर्जी एसआईटी और एफआईआर बनाई गई है। एफआईआर में सिर्फ 8 छोटे प्यादों के नाम हैं, कोई बड़ा नाम नहीं है। बड़े राक्षसों को बचाने की कोशिश हो रही है। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। इसी कड़ी में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला एवं स्तर न्यायालय फैजाबाद में पेश किया गया है। सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 29 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ न्यायालय लेकर पहुंचे। इससे पहले सभी का पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने आवेदन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकत्रितों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए।
उसका मंडे को फिर दोबारा पेश इनको अभी इनको जेल भेजा गया है। हाँ, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में मानसून के दस्तक देते ही रांची नगर निगम शहर द्वारा जल जमाव और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए शहर के प्रमुख हरमू नदी की सफाई की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान के तहत लगभग 1.5 करोड़ की लागत वाली हाईटेक ड्रेन मास्टर मशीन को हरमू नदी में उतारा गया है। झारखंड की राजधानी रांची में मॉनसून के दस्तक देने के बाद रांची नगर निगम ने बड़े विशेष अभियान के तहत रांची के प्रमुख हरमू नदी को साफ करने के उद्देश्य के साथ, हरमू नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य के साथ एक बड़े विशेष अभियान में जो शामिल किया है, एक 1.5 करोड़ की लागत की मशीन को। उस मशीन का काम है नदी को साफ करना और इस मशीन का नाम है ड्रेन मास्टर मशीन, जो 1.5 करोड़ की लागत के साथ है। जी हाँ, हरमू नदी समीप हम पहुंचे हैं, हम आपको सीधा दिखाना चाहेंगे वो मशीन जिसके जरिए जो है सो हरमू नदी को साफ किया जा रहा है। जी हाँ, ऐतिहासिक रहा है ये प्रमुख रांची का नदी, जो कि हमेशा से काफी ज्यादा अतिक्रमण की वजह से जूझता रहा है हर साल, लेकिन इस साल चूंकि 1.5 करोड़ की लागत के साथ इस मशीन को जो है सो इस अभियान में शामिल किया गया है हरमू नदी को साफ करने के लिए, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जी हाँ, सुबह से ही यहाँ पर इस मशीन के जरिए हरमू नदी को साफ करने का सिलसिला जारी है यहाँ पर, और इसके जरिए जो है सो तब तक ये कार्य जारी रहेगा जब तक ये नदी पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि 1.5 करोड़ की लागत की ये मशीन हरमू नदी को साफ कर पाती है या नहीं। रांची नगर निगम के इस विशेष अभियान की सफलता कब तक आती है सामने, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि CCLSR के फंड के तहत इस मशीन को खरीदा गया है, पहली बार ऐसा रांची में हुआ है कि 1.5 करोड़ की लागत के साथ मशीन को लाया गया है नदी को साफ करने के लिए। ड्रेन मास्टर इस मशीन का नाम है और स्पेशलिस्ट नदी को साफ करने का ये काम करता है। और आपको बताना चाहेंगे, चूंकि मॉनसून में जल जमाव की स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है रांची शहर वासियों के लिए, यहाँ पर आवाजाही की स्थिति काफी बुरी हो जाती है मॉनसून में। ऐसे में मॉनसून की दस्तक देने के ठीक बाद रांची नगर निगम ने अभियान के तहत हरमू नदी को साफ करने का ये सिलसिला शुरू किया है, ये अभियान लाया है। देखने वाली बात होगी कि रांची नगर निगम अपने अभियान को सफल करने में और कितना समय लेती है, और मॉनसून में इस वर्ष किस तरीके से रांची में लोगों को जल जमाव की स्थिति से राहत मिलती है। वहीं हरमू नदी को साफ करने का उद्देश्य रांची नगर निगम पूरा कर पाती है नहीं, कितना सफल कारगर साबित होता है ये 1.5 करोड़ की लागत के साथ मशीन का ड्रेन मास्टर का नदी को साफ करने में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं रांची, नमस्कार। झारखंड के रामगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत मामले पर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार को देर शाम तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया, जो आखिर में उनकी मांगों को पूरा करने के शर्त पर खत्म हुआ। दरअसल जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लॉरी बरलौंग के पास कोयला लदे ट्रक द्वारा ताशा पटरी के कलाकारों से भरे सवारी वाहन को टक्कर मारने पर हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनकी पोस्टमार्टम के बाद 7 मृतकों के शव रामगढ़ के मराग मरचा गांव लाए गए। वहां उनके अंतिम संस्कार से पहले मुआवजे की मांग को लेकर कई घंटों तक स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। 8 लोग आए थे, जिसमें एक क्रिटिकल थे, जिनको कि हम लोग फर्स्ट एड करके स्टेबलाइज करके रिम्स रेफर कर दिए, और 7 ब्रॉड डेड से 7 लोगों को मरे हुए लाए गए थे। घायल एक थे जो क्रिटिकल थे, हेड इंजरी थी, उनमें काफी प्रेजेंटेशन था हेड इंजरी का, तो स्टेबलाइज करके हम लोग और उनको शिफ्ट कर दिया जी से। डेथ है, उनको कहाँ रखा गया है? तो सब मॉर्चुरी में रखा गया है, हमारे यहाँ मॉर्चुरी फंक्शनल है। अगली खबर, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और नगरासू में हाल ही में हुए घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चारधाम यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निर्बाध, सुरक्षित और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने और अराजकता रोकने के उद्देश्य विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि यानी कि SOP बनाई जाएगी। इसमें संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस की भूमिका स्पष्ट की जाएगी।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी सहायता तेज कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका खोज एवं बचाव अभियान के साथ साथ मानवीय और चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय है। अमेरिकी दक्षिणी कमान के मेजर जनरल केविन जे जेरार्ड और कराकास में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जॉन एम बैरेट ने राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राहत कार्यों के समन्वय पर चर्चा की। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने बताया कि विशेष खोज एवं बचाव टीमों के लिए उपकरणों की पहली खेप वेनेजुएला पहुंच गई है। प्रत्येक टीम में करीब 80 विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें दमकल कर्मी, डॉक्टर, संरचनात्मक इंजीनियर और मलबे में लोगों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित 12 खोजी कुत्ते शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।